Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is importance of organic chemistry. Organic chemistry की importance आज हम पढ़ेंगे. Organic chemistry, organic compounds, they are very important for our living organisms, for our living systems. इसके कुछ points हैं. Number one is all living systems are organic in nature. जितने भी हमारे लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं या जो हमारी बॉडीज़ हैं, ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स की, प्लांट्स की, ये तमाम जो है ऑर्गेनिक इन नेचर है. सेकंड वन, केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिविंग सिस्टम्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर. फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस है, उसके अलावा आपकी रेस्पिरेशन है, उसके अलावा जितनी भी आपके मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, ऑल आर ऑर्गेनिक इन नेचर. Number three is life molecules like protein, carbohydrates, vitamins, lipids, enzymes, DNA, RNA, all are organic in nature. Number four is our requirements like food, medicines, clothing, all are organic in nature. Food जितनी भी हम लेते हैं, फैट्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इन सब के ऊपर कंसिस्ट करिए. वाइटामिन जो हम ले रहे हैं ऑल आर ऑर्गेनिक इन नेचर. और जो मेडिसिन हैं ये भी हमारी ऑर्गेनिक इन नेचर हैं. उसके अलावा क्लोथिंग, ये जो आपका सेल्यूलोज़ है, जो हमारा मतलब जो नेचुरल फाइबर है, वो सेल्यूलोज़ है, वो भी ऑर्गेनिक इन नेचर है. नंबर फाइव इज़ डेली यूज मटेरियल्स लाइक पेपर, प्लास्टिक, रबर, डाइज, ड्रग्स, पेंट्स, मेडिसिन, पेस्टिसाइड्स, कॉस्मेटिक्स, एट्सेट्रा, ऑल आर ऑर्गेनिक इन नेचर. इनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिंथेटिकली यानी मैन मेड हैं, और कुछ ऐसी हैं जो कि नेचुरली हैं, नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं. लाइक पेपर है, रबर जो नेचुरल रबर है वो, उसके अलावा कुछ नेचुरल डाइज़ हैं, कुछ मेडिसिन हैं. ये हमारी नेचुरली एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. और ये जो प्लास्टिक्स हैं, मोस्टली पेस्टिसाइड्स, कॉस्मेटिक्स. इस कॉस्मेटिक्स में भी हमारी कुछ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कुछ मतलब उसमें मैन मेड या सिंथेटिक मटेरियल यूज़ होते हैं. ऑल दे आर ऑर्गेनिक इन नेचर. और इसकी इम्पोर्टेंस हमारे पास जो है वो जो सिंथेटिक मटेरियल की क्या है कि बहुत सारी चीज़ें जिनकी शॉर्टेज, अगर हम नेचुरली जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसको अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारी जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो वो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर सकेंगी. दैट्स वाई हमें सिंथेटिकली कुछ मटेरियल्स को प्रिपेयर करना पड़ा और करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम इस शॉर्टेज से ओवरकम कर सकते हैं, शॉर्टेज को ओवरकम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे जो सिंथेटिक फैब्रिक्स हैं उनसे हम क्लोथिंग, अदरवाइज सिंपल कॉटन से पूरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो सकती. और इसी तरह से जो हमारे डेली यूज़ के यूटेंसिल्स हैं या आपके जो मटेरियल्स हैं जो आप घर में यूज़ करते हैं, जो मोस्टली दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स एंड रबर्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड की गई हैं. ऑल आर ऑर्गेनिक इन नेचर. सो ऑल दीज आर इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है दैट इज़ द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब हम देखेंगे कि हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं. ओके. अच्छा, इसमें जो मेन हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो कौन से हैं हमारे पास? कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. दे आर द मेन सोर्सेज ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर अवेलेबल टू अस. अच्छा, इसमें अब ये जो कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम, ये हमारे पास आते कहाँ से हैं? दे कम फ्रॉम फॉसल फ्यूल. एंड व्हाट इज़ फॉसल फ्यूल? यू नो, आपने बायो में पढ़ा होगा कि फॉसल्स क्या होते हैं? द रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, जो बहुत कई मिलियंस ऑफ ईयर्स गो जो एनिमल्स बरिड हुए हैं, उनके जो डिकेइंग मटेरियल है दैट इज़ कॉल्ड, मतलब उनका जो मटेरियल है उसको हम फॉसल कहते हैं. और जो उनके डिके से जो चीज़ बनती है उसको हम फॉसल फ्यूल कहते हैं. सो फॉसल फ्यूल को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फॉसल फ्यूल्स आर फाउंड बाय द लॉन्ग टाइम डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. के बहुत साल, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो जो उस टाइम पे जो एनिमल्स और प्लांट्स एग्जिस्ट कर रहे थे वो ओवर द टाइम ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर दबते गए, और प्रेशर और टेम्परेचर और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के रिज़ल्ट में हमारे पास वो उनकी डिके हुआ, और उससे हमारे पास जो मटेरियल बना उसमें हमारे पास कोल है, नेचुरल गैस है और पेट्रोलियम है.
सो ये फॉसल फ्यूल का ही क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ फॉसल फ्यूल, सो यू विल राइट फॉसल फ्यूल क्या होते हैं। फॉसल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय द लॉन्ग टाइम डिके ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हम वन बाय वन जो है वो कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कोल है, व्हाट इज़ कोल? कोल इज़ द ब्लैक मिनरल formed by the decay of trees अंडर सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, कोल जो है, अभी आपने ये जहन में रखना है कि कोल जो है वो प्लांट्स से बनता है, इसमें एनिमल्स नहीं इन्वॉल्व होते। ये जो प्लांट्स के डिके से अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, जो प्लांट्स के या ट्रीज़ के डिके से जो मटेरियल बनता है, दैट इज़ कॉल्ड कोल। अच्छा, और ये कोल जो है इसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जिसके मतलब उन स्टेजेस से गुजरने के बाद हमारे पास जो फाइनल फॉर्म आती है। तो इसमें जो स्टेजेस हैं, सबसे पहले वुड जो है वो बैक्टीरियल, ये आपकी इस बुक में ये पूरा साइकिल बना हुआ है। बैक्टीरिया और बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन से वुड सबसे पहले कन्वर्ट होता है इनटू पीट। उसके बाद पीट जो है ये दिस इज द सेकंड स्टेज, यानी वुड की डिके में या डिकम्पोजिशन में फर्स्ट स्टेज इज़ पीट आफ्टर वुड। पीट जो है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, ऑब्वियसली वो ज़मीन के अंदर नीचे जब दबते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे हाई प्रेशर भी होता है और टेम्परेचर भी। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के इन्फ्लुएंस के अंडर पीट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिग्नाइट। So second stage wood, peat, then lignite, then under the pressure lignite is converted into bituminous coal, और उसके बाद वो अंडर प्रेशर एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो जाती है। सो ये आपकी 5 स्टेजेस हैं, वुड, पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस कोल एंड एंथ्रासाइट। इसकी जो स्टेजेस हैं वो आपने जो इनके रिएक्शंस हैं या जो कंडीशंस हैं जिसके अंडर ये कन्वर्ट होते हैं, इसमें सबसे पहले जो है वो सिर्फ फर्स्ट स्टेप पे आपका बैक्टीरिया और केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। बाकी जितने भी कन्वर्जन्स हैं उसमें हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है। सो ये आप इसको माइंड में रखिए कि सबसे पहले वुड जो है वो पीट में जो कन्वर्ट होती है वो बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन से होती है। उसके बाद पीट से लिग्नाइट, बिट्यूमिनस कोल एंड एंथ्रासाइट, ये हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर के इन्फ्लुएंस में कन्वर्जन होती है। अच्छा, अब इसको हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास कोल प्रिपेयर होता है, ऑब्टेन होता है, इसको इससे हम बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ले सकते हैं, उसे मतलब डिराइव कर सकते हैं। तो उसको हम किस तरह से करते हैं? कोल इज़ एन इम्पॉर्टेंट सॉलिड फ्यूल एंड सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन सब्जेक्टेड टू कार्बोनाइजेशन और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मींस कि आप इसमें सिंपली आप क्या करते हैं कि जो बिगर मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपके कोल के बिगर मॉलिक्यूल्स हैं, उनको इन द एब्सेंस ऑफ एयर आप उसको हाई टेम्परेचर पे जब मतलब उसको सब्जेक्ट करते हैं, उसको हीट करते हैं, तो उसकी डिस्ट्रक्शन यानी वो उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है एंड यू गेट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम द कोल। सो दिस इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ जाता है कि व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। सो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन क्या है? ये सेकंड लाइन है, व्हेन कोल इज़ हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 500 टू 1000 डिग्री सेल्सियस, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कोक, कोल गैस एंड कोल तार। ये 3 आपके पास प्रोडक्ट्स बनते हैं जब आप कोल को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, या इसी को इसका सेकंड नेम कार्बोनाइजेशन भी है। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस क्या है कि व्हेन कोल इज़ हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, ऑक्सीजन ना होगी तो ऑब्वियसली उसका कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन जाएगा और इस तरह से आपके पास जो मेन आप प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं वो नहीं बनेंगे। सो इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 500 टू 1000 डिग्री सेल्सियस, जो आपकी कोल है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कोक, कोल गैस एंड कोल तार। ये 3 प्रोडक्ट्स आपके पास मेनली बनते हैं कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से। कौन से? कोल से कोक, कोल गैस एंड कोल तार। Coal tar contains a large number of organic compounds which separates out on fractional distillation. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो है इसमें क्या होता है कि आप जो डिफरेंट टाइप्स की कंपाउंड्स होते हैं उनको डिफरेंट टेम्परेचर रेंज के ऊपर आप उनको सेपरेट कर लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
अच्छा, अब ये आपके पास ये जो अभी तक हमने पढ़ा है, इसमें सबसे पहले मतलब जो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो क्वेश्चंस के लिहाज से आपका एक आ जाता है कि व्हाट आर द, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप यहाँ पे बताएंगे कि पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस आर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, उसके बाद फिर फॉसिल फ्यूल का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ फॉसिल फ्यूल। तो उसमें आप बता देंगे कि मटेरियल विच आर फॉर्म बाय द लॉन्ग टाइम decay of plants and animals. then coal आ जाता है, what is coal? कोल जो है वो क्या है आपके पास कि ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, वो सॉरी वो इसकी जो मटेरियल विच इज़ फॉर्म्ड बाय द रिमेन्स ऑफ ट्रीज़ के ट्रीज से जो ऑब्टेन होता है, दैट इज़ कोल। उसके बाद नेक्स्ट आपकी ये डिफरेंट स्टेजेस वाला क्वेश्चन आ सकता है कि मतलब ये किस तरह से जो है वो आपके पास हाउ द वुड इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कोल। एंथ्रासाइट इज़ बेसिकली कोल। तो इसमें आप ये वाला जो आपकी ये उसमें बॉक्स में बनाया हुआ है ये लिखेंगे। उसके बाद अगर कोल का आ जाता है कि व्हाट इज़ कोल, ये व्हाट इज़ कोल तो हो गया। उसके बाद अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो आप ये बता देंगे कि व्हेन कोल इज़ हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। तो ये आपके पास मटेरियल बन जाता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास आ जाता है, एक मिनट, अच्छा इसमें कुछ थोड़ी सी और जो है वो आपके पास मतलब कोक का मैं आपको बता देती हूँ कि व्हाट इज़ कोक। कोक इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। इट इज़ यूज्ड बाय एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड एंड कार्बन डाइसल्फाइड। ओके, कोल तार क्या है? कोल तार, अब ये कोक जो है ये क्या है कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। कोल तार इज द विस्कस लिक्विड, विस्कस किसे कहते हैं? काफ़ी थिक सा लिक्विड होता है, विच कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ अबाउट 215 कंपाउंड्स। इट्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन गिव्स बेंजीन, टोलुइन, xylene, फिनोल, नेफ्थलीन एक्सेट्रा। अच्छा, देन कोल गैस, व्हाट इज़ कोल गैस? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल। ठीक है, इनकी थोड़ी सी डिटेल ये इसको आप यहाँ से मतलब नोट कर लें। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो कोल के रिसोर्सेज जो हैं उनका यूज़ कहाँ पे है, और जो गवर्नमेंट है वो इन रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करने के लिए क्या कर रही है और वो सारा। तो पाकिस्तान हैज़ 180 बिलियन टन्स ऑफ कोल रिसोर्सेज। अबाउट 80% ऑफ कोल, अब कोल का क्या यूज़ है? इज़ यूज़ टू बेक द ब्रिक्स। ये जो आप भट्टे होते हैं जो ईंटें बनाने के लिए, उसमें जो ब्रिक्स को पकाने के लिए जो मटेरियल जो फ्यूल यूज़ होता है, दैट इज़ कोल। अच्छा, सेकंड यूज़ क्या है? कोल इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेस। ये जो मतलब घरों में अगर कोयले शोले जलाने हो तो उसके लिए। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ कीन टू एक्सपैंड द कोल इंडस्ट्री। ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं इसके कोल के। सो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोशिश कर रही है कि कोल की जो इंडस्ट्री है उसको एक्सपेंड किया जाए। द यूज़ ऑफ कोल इन पावर जनरेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। के जो अगर आप कोयले को यूज़ करें फॉर द जनरेशन ऑफ पावर यानी बिजली के लिए, तो वो भी किसी भी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए इंपॉर्टेंट है। आवर गवर्नमेंट इज़ टेकिंग इंटरेस्ट इन दिस फील्ड। सो ये आपका मतलब इसमें थोड़ा सा पाकिस्तान की जो मतलब गवर्नमेंट का जो यूज़ आप कह लें कि जो रिसोर्सेज को जो कैसे यूज़ कर रही है। अच्छा, ये हमारे पास सबसे पहले कोल था, ठीक है। हम यहाँ से जो स्टार्ट हुए थे कि हमारे पास जो सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फॉसल फ्यूल से हमारे पास कोल बनता है, ठीक है। उसके बाद ये कोल था, नेचुरल गैस था और पेट्रोलियम था। कोल के बारे में हमने पढ़ा कि वो क्या होते हैं? फॉसल फ्यूल्स होते हैं जो कि लॉन्ग टाइम डिके ऑफ प्लांट एंड एनिमल से फॉसल फ्यूल ही होते हैं। और कोल जो है जो कि ट्रीज़ के उससे डिके से बनता है। इसकी हमने वेरियस स्टेजेस पढ़ी हैं। एंड उसके बाद फिर हमने देखा कि जो हमारे पास कोल आता है उससे उसकी मज़ीद अगर हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन यानी एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर जब इसको हीट करें तो हमारे पास जो डिफरेंट मटेरियल्स बनते हैं वो हमारे पास कोक है, कोल तार है एंड कोल गैस है। अब उसके बाद उसमें हमने आगे देखा कि कोक के क्या यूजेस हैं, कोल तार से हमें क्या बनता है और कोल गैस से। सेकेंड हमारे पास जो मेन सोर्सेज में से था यहाँ पे नेचुरल गैस। नाउ वी आर गोइंग टू एट द नेचुरल गैस, ठीक है। अच्छा, नेचुरल गैस क्या है? इट इज़ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन जो कि बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर बॉयल करते हैं।
फॉर एग्जांपल इसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन वगैरह आ जाता है। मीथेन इज़ अ मेजर पोर्शन। इसमें नेचुरल गैस में मीथेन 85 to 90% इज़ मीथेन ऑफ नेचुरल गैस। हम सुई गैस कहते हैं बिकॉज इट वाज फर्स्ट इन्वेंटेड इन पाकिस्तान इन एट सुई, सो दैट्स वाई इसको सुई गैस कहते हैं। अदरवाइज इसका जो एक्चुअल नेम है नेचुरल गैस है विच इज़ मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन। इट इज़ फॉर्म्ड, अब नेचुरल गैस कहाँ से बनती है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। अब इस ऑर्गेनिक मैटर ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का होगा। अच्छा, नेचुरल गैस हैज़ फॉलोइंग यूजेस। Number one, it is used to generate power. It is used in cement and fertilizer industry. It is used as fuel in general industries. It is used for many domestic purposes. मतलब जैसे हम फ्यूल को उसमें घरों में यूज़ करते हैं हीटिंग के लिए, अपनी कुकिंग के लिए, तो ये सारा जो है वो ये नेचुरल गैस के यूजेस हैं। थर्ड आ जाता है हमारे पास पेट्रोलियम। पेट्रोलियम, द मिनरल ऑयल इन इट्स रिफाइंड फॉर्म इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम। जो मिनरल ऑयल जो हम ऑब्टेन करते हैं उससे जो जब उसकी रिफाइंड फॉर्म होती है उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन। ये जो नेचुरल गैस थी वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन से कौन से लो बॉइलिंग यानी कि जो कि गैशियस फॉर्म में होते हैं, जिनमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन यानी चार कार्बन तक वाले जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स थे वो थे। पेट्रोलियम में हमारे पास लिक्विड फॉर्म में होता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स अलॉन्ग विद सम अदर एलिमेंट्स लाइक सल्फर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द स्लो एंड ग्रेजुअल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है। अच्छा, इन सेडिमेंट्री रॉक्स, ये रॉक्स की टाइप्स होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स, इसमें लेयर्स बनी हुई होती हैं। उन लेयर्स के अंदर जब इनकी डिके होती है तो वो हमारे पास पेट्रोलियम बनता है। द अनरिफाइंड मिनरल ऑयल एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रॉक इज़ कॉल्ड क्रूड ऑयल। आपने ये टर्म सुनी हुई होगी, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या होता है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स में जो डिके से आपके पास मटेरियल बनता है, जो थिक ब्लैक लिक्विड सा होता है, दैट जो अनरिफाइंड फॉर्म में होता है, जो कि यानी द अनरिफाइंड मिनरल ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रॉक्स इज़ कॉल्ड क्रूड ऑयल। ठीक है। सो ये आपकी मतलब क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ क्रूड ऑयल, तो आप इसमें बता देंगे कि अनरिफाइंड मटेरियल मिनरल ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रॉक्स इज़ कॉल्ड क्रूड ऑयल। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ऑयल रिफाइनरीज हमारे पास पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे पाई जाती हैं। अब ऑयल रिफाइनरी, व्हाट इज़ ऑयल रिफाइनरी, ये भी क्वेश्चन आ जाता होता है कि व्हाट इज़ ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी क्या है? कीमो मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स। कीमो मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है कि जिसमें केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे हैं और मैकेनिकल रिएक्शंस यानी हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, ये सारी कंडीशंस भी मटेरियल के ऊपर अप्लाई की जा रही होती हैं। कॉम्प्लेक्स मीन के ऐसी जगह जहाँ पे ये तमाम प्रोसेसेस एक ही जगह पे हो रहे होते हैं। सो अ कीमो मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स वे क्रूड ऑयल इज़ रिफाइंड इज़ कॉल्ड रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी। कि क्रूड ऑयल को जिस जगह पे रिफाइन किया जाता है बाय यूजिंग केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस, उसको हम कहते हैं ये रिफाइनरी है या ऑयल रिफाइनरी है। एट प्रेजेंट 4 ऑयल रिफाइनरी आर वर्किंग इन आवर कंट्री। नंबर 1 इज़ अटक ऑयल रिफाइनरी, पाक अरब। अटक ऑयल रिफाइनरी जो है वो नियर रावलपिंडी एग्जिस्ट कर रही है, वो लोकेटेड है, और रिफाइनिंग कैपेसिटी इज़ 1.25 मिलियन टन्स ऑयल पर ईयर। पाक अरब रिफाइनरी, इट इज़ लोकेटेड एट महमूद कोट नियर मुल्तान एंड डी जी खान, ये उसके बाद थर्ड वन इज़ कराची रिफाइनरी। द ऑयल रिफाइनरीज, 2 ऑयल रिफाइनरीज आर वर्किंग इन कराची। देयर रिफाइनिंग कैपेसिटी इज़ 2.13 मिलियन टन्स ऑयल। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इसका रिफाइनरीज की लोकेशन है। सो ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज़ ऑयल रिफाइनरी एंड नेम ऑयल रिफाइनरीज प्रेजेंट इन पाकिस्तान। सो आपके पास 4 हैं, इनमें से एक अटक है, एक पाक अरब रिफाइनरी है, और 2 आपके पास कहाँ पे हैं? कराची में है। ठीक है। अच्छा, तो ये आपका आज का जो है वो टॉपिक हो गया है। चलें, ओके, थैंक यू।